हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बढ़िया होंगे। बेटा पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और एक पढ़ेंगे हम उनका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, एक चीज मैं कहूँगा आपको, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसको जरूर दबा देना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूं, क्योंकि ग्रुप में हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट डालूं, तो वो आपको वीडियो उसी टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ कि सबसे पहली बात जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट कंपाउंड। किसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो हमने ये पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ गेन नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 2 ग्रुप्स हैं और वो रस्सी खींचने वाले जो एक कंपटीशन है उसमें भाग ले रहे हैं, तो उसमें जो उसका मिड पॉइंट होता है, जब दोनों ग्रुप अपने खींचते हैं तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगता है वो उस तरफ खींच जाता है, लेकिन रस्सी पूरी नहीं गई है वहां पे। ठीक है, सिर्फ उस तरफ से खींच गई है। उसी तरह पे यहाँ पे है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका HCl है, H और Cl ने दोनों ने मिलकर क्या करा, एक कोवैलेंट कंपाउंड बनाया। कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के बावजूद इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की है। तो शेयरिंग का मतलब तो बीच में है, लेकिन ये बीच में नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस क्लोरीन की तरफ थोड़े से खिंच जाते हैं। तो यही जो इसके खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, क्लोरीन की तरफ खिंच गए, क्लोरीन ने गेन नहीं किए। अगर ये गेन करता तो इसमें माइनस का चार्ज आता और ये लूज करता तो इसमें प्लस का साइन आता, लेकिन यहाँ पे क्या खींच गए हैं इलेक्ट्रॉन, बीच में न रह के क्लोरीन की तरफ थोड़े से मूव कर गए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव। ये साइन बेटा है पार्शियल का, पार्शियल मतलब पूरी तरह से गेन नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी तरफ उसने उसका झुकाव कर लिया है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला एटॉमिक साइज पे, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड कर रहा था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जितना न्यूक्लियस ज्यादा चार्ज लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही ज्यादा खींचेगा। और तीसरा हमने पढ़ा था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, अगर वो पहले से ही पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है तो वो गेन नहीं करता, तो वो जो है मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मान लो एक एटम का साइज तो ये है और एक एटम का साइज ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बीच में। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जिसके ऊपर कैसा साइन होता है, पॉजिटिव का, इसके बीच में दूरी इतनी है और यहाँ पे जो है उसके बीच में इतनी दूरी है। तो अगर मैग्नेट है तो कील जो नजदीक होगी उसको ज्यादा खींचेगा या कील जो ज्यादा दूर होगी उसको जल्दी खींचेगा। फोर्स किस पे ज्यादा लगेगी, जो नजदीक कील है। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि ये जो छोटा साइज है इसका, क्योंकि डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन से, वो ज्यादा फोर्स से खींचेगा। तो वो जो खींचने की पावर है उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस पे डिपेंड कर रही है, साइज पे। साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा एक चीज और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो दोनों एटम है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जिसका साइज छोटा होगा वो खींचेगा। वो ये नहीं है कि जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी, इन दोनों में अंतर क्या है,
पहला अंतर तो डेफिनेशन का ही हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ग्राउंड स्टेट में और आइसोलेटेड स्टेट के अंदर, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो खींच रहा है, गेन नहीं कर रहा, ठीक है, तो डेफिनेशन में अंतर हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी की यूनिट है किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, दोनों के बीच में ताकत का एक रेशो है कि कौन ज्यादा खींच रहा है, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स होती है, यानी ये बदलती नहीं है। जैसे क्लोरीन की अगर कोई वैल्यू है, मान लो -130 किलो जूल्स पर मोल, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये हर में उसकी वैल्यू ये सेम आएगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है क्लोरीन जो है अगर HCl के साथ था तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन हो सकता है क्लोरीन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ हो तो ऑक्सीजन खींचेगा, तो वहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, कम होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि साइज ऑक्सीजन का ज्यादा छोटा है। तो वो रिलेटिव टर्म है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं होती, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा, जब हम ग्रुप्स में या पीरियड्स में जाते थे, पीरियड्स में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में जाके पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं, लास्ट में जाके फिर पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वहां एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती आप किसी और एटम के अंदर दोगे तो, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, वो नहीं लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम ग्रुप्स में और पीरियड में जाते हैं तो वो एक फिक्स पैटर्न के साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कैसे होती है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम जाएंगे पीरियड्स में, पीरियड में जब हम जाएंगे कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपको पता है साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये एक फिक्स ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड के अंदर तो वो इंक्रीज होगी। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, यानी ट्रेन में डब्बे बढ़ रहे हैं, तो डब्बे अगर बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो यहाँ साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। पीरियड्स में और ग्रुप्स में वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके अंदर वैल्यू कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, वो डिपेंड करता है एक और फैक्टर पे, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड पे। और दूसरा, अगर ज्यादा ही साइज छोटा हो जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था, सल्फर का, फ्लोरीन का और क्लोरीन का। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, गेन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ अगर हम तीन को कंपेयर करें, फ्लोरीन है, ठीक है, उससे पहले आपका ऑक्सीजन है, उससे पहले नाइट्रोजन है, तो ये रेगुलर ट्रेंड है, साइज आपका डिक्रीज होता जा रहा है। फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमारी पूरी पीरियड टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है और उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की थोड़ी सी बराबर सी है, बट साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइज क्योंकि सबसे छोटा फ्लोरीन का है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये एक रिलेटिव टर्म है, दूसरे एटम पे भी डिपेंड करता है कि दूसरा एटम कौन सा है। अगर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन खींचेगा, लेकिन अगर क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा छोटा है। तो ये रिलेटिव टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये ग्रुप्स में जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना है या जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहली चीज तो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। अब ऑक्सीजन स्टेट से पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है वैलेंसी तक। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कितनी कैपेसिटी है वो उसकी वैलेंसी कहलाती थी। जैसे आपने पढ़ा था कि आपका जैसे
सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी हमने पढ़ा था 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी पढ़ा था 2 है, क्लोरीन की पढ़ा था 1 है, एल्युमिनियम की पढ़ा था 3 है। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो हम वहां पे वैलेंसी टर्म यूज नहीं करते हैं, हम वहां यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले मैं ऑक्सीजन स्टेट आपको बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो आयरन है, मान लो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इनको टोटल करके भी देख सकते हैं, 10 ये हो गया, 18 और 18 और 8 26। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आयरन है वो क्या कर सकता है। देखो सबसे पहली बात तो ये आपको कंफ्यूजन हो उससे पहले बता देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, बाहर वाली से, फोर्थ वाली से। तो फोर्थ वाली कौन सी है, ये 4s2। थर्ड में कौन कौन सी है, 3s2 भी है, 3p6 भी है और 3d6 भी है। ये सबसे बाहर है इसमें, डी थर्ड वाले में। अब फोर्थ वाले में अब आयरन क्या कर सकता है, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे आ गया Fe+2। ठीक है, तो ये +2 क्या है, ये उसका ऑक्सीजन स्टेट है, नेट चार्ज ऑन एटम, एक एटम पे चार्ज कितना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती है। तो फुली फिल्ड होगा तो 10 होने चाहिए और हाफ फिल्ड होना है तो 5 होने चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से दे दे, क्योंकि 4 तो इसको कोई देगा नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर और दे दे तो इसका ऑक्सीजन ये जो है बन जाएगा +3, क्योंकि आपने 2 तो ये वाले दे दिए, एक इसमें से दे दिया, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गया, +3। तो ये ऑक्सीजन स्टेट हो गया। +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। लेकिन जब हम वैलेंसी पढ़ रहे थे तो वैलेंसी हम ये पढ़ रहे थे कि वैलेंसी फिक्स है, एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट की 2 वैलेंसी होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन की हमने यहाँ पढ़ा है कि उसकी वैलेंसी 1 होती है। लेकिन अब जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, -1। लेकिन अगर नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, मान लो इसके ऑक्सीजन ने इसके 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, +5। हो सकता है 3 ही ले तो इसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा +3। हो सकता है 1 ही ले तो हो गया +1। तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, लेकिन वैलेंसी सिर्फ एक ही होती है। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। वैलेंसी सिर्फ एक डिजिट है, 1 2 या 3 या 4 या 5। जबकि ऑक्सीजन स्टेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ज्यादा होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वैलेंसी उसकी फिक्स होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन स्टेट क्या है। ऑक्सीजन स्टेट जो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है नेट चार्ज ऑन एन एटम। एक एटम पे चार्ज कितना है वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स नहीं होते, वो दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि दूसरा एलिमेंट उससे कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो वेरिएबल है, जबकि वैलेंसी हमारी फिक्स होती है। तो ऑक्सीजन स्टेट हम उस हिसाब से देखेंगे कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है या कितने लेके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट चीज आपको जो मैं इस चैप्टर में करवाने जा रहा हूँ, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब सबसे पहले तो बेटा ऑक्साइड क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और एक कंपाउंड बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी आपको पता है, इसकी 2 है, कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, Na2। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो क्या कंपाउंड बनाते हैं, MgO। तो ये क्या है, दीज आर ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड है। किसी भी एलिमेंट का जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं ये हम पढ़ेंगे और ग्रुप्स ऑफ पीरियड में किस तरह से
इनका चेंजमेंट होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कितने तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये हमारे जो हैं 5 तरह के ऑक्साइड्स हैं। अब सबसे पहली बात आती है एसिडिक ऑक्साइड क्या है। तो देखो अगर कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है या ऑक्साइड बना रहा है तो वो क्या बनाएगा, हमेशा एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या है, जब कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया, बेसिक ऑक्साइड बन गया। सोडियम ने बनाया तो वो बेसिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तीसरा हमारा है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं, जो ना एसिड के बिहेवियर शो करें ना बेसिक का बिहेवियर शो करें, वो खुद क्या हो, न्यूट्रल हो, तो वो कहलाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे NO है, आपका वाटर है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल पानी है, पानी ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है। वो उसमें एसिड डालोगे तो एसिड हो जाएगा, उसमें आप बेस डालोगे तो बेस हो जाएगा, तो वो क्या है, न्यूट्रल है, खुद उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर आते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद बेस हो जाएंगे और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद एसिड हो जाएंगे। तो वो जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करे, एसिडिक की भी और बेसिक की भी, ये हमने 10th में भी पढ़ा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे आपका Al2O3 है, आपका जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और साल्ट बना लेते हैं। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लास्ट जो है बेटा हमारा वो है मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड क्या है, जब दो ऑक्साइड पहले से बने हुए हैं और वो आपस में कंबाइन कर लें और एक नया ऑक्साइड बना लें, दैट इज कॉल्ड मिक्स ऑक्साइड। जैसे Pb3O4, Fe3O4, ठीक है। Pb3O4 किससे बना हुआ है, Pb3O4 जो है ये बना हुआ है PbO से और Pb2O3 से। इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो ये हमारा एक नया ऑक्साइड बन गया जिसको हम कहते हैं मिक्स ऑक्साइड, मिक्स होने से बना है। इसी तरह से आपका Fe3O4 ये किससे बना है, FeO से और एक Fe2O3 से। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो वो क्या बन गया, मिक्स ऑक्साइड। तो ये हमारे 4 ऑक्साइड हैं। अब हमने बेसिकली जो याद रखने हैं वो हमारे ये 2 हैं मेन। अब हमें ये क्या पढ़ना है इसमें, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पैरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो वेरिएशन कैसे होता है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो देखो बेटा लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो क्या है, पीरियड्स। और हमें पता है जब इधर से इधर जा रहे हैं तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यानी इस साइड हमारे मेटल है और इस साइड हमारे जो लास्ट कॉर्नर वाला साइड है पी ब्लॉक वाला, वो सारा क्या है, नॉन मेटेलिक है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली कह रहा हूँ, सारे नहीं है, कुछ उसमें मेटल्स भी हैं और कुछ एम्फोटेरिक भी हैं, तो सारे मेटलाइट्स भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है। तो आप इधर से जब इधर जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटल कौन बनाता है, एसिड्स, ठीक है। नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड। तो आप इधर से इधर जाओगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जब आप ग्रुप्स में जाओगे, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ हमारे क्या है, ग्रुप्स, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और मेटल क्या बनाते हैं, बेस। तो ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वेरिएशन होंगे, एक्सेप्शंस भी होंगे, बट जो मेन हम जनरल ट्रेंड जो है वो जनरल ट्रेंड पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो जनरल ट्रेंड क्या है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो वो इधर से इधर साइज छोटा होने के कारण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी।
ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका साइज बढ़ रहा है, ट्रेन में नए नए डब्बे जुड़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा दूरी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को पीछे से वाले डब्बे में से निकालना आसान होगा। तो वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका जो एक तीसरा टॉपिक था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इनके बेटा एग्जांपल भी आपने याद रखने हैं विद डेफिनेशंस, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी। उसमें मैंने कहा था दो टर्म बहुत जरूरी हैं लिखने, डेफिनेशन लिखेंगे, एक तो आइसोलेटेड गैसेस एटम और एक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बाकी जो चीजें हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया, नेट चार्ज ऑन एटम, फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड, ग्रुप्स में कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, पीरियड्स में कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे पीरियड्स हैं, पीरियड्स हमारे टोटल 7 हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारे ग्रुप्स हैं और टोटल हमारे 18 ग्रुप्स हैं। ब्लॉक्स भी पढ़े, हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी है। ये चैप्टर आपका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जब आप 11th में पढ़ोगे, कुछ अब हम पर्टिकुलर ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, कुछ ग्रुप्स हम 11th में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके कंपाउंड्स, फिर कुछ हम 12th में पढ़ेंगे। तो आपको अगर जनरल ये टर्म्स नहीं पता होंगे या जनरल आपको ये नहीं पता होगा कि पीरियड्स में क्या क्या चीजें इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ग्रुप्स में क्या क्या चीजें इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर आगे आपको रटना पड़ेगा। और रटोगे तो फिर साइंस बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि साइंस जो है वो है समझना। समझोगे तो साइंस से इजीएस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपके आर्ट्स और कॉमर्स से भी इजीएस्ट आपको साइंस पड़ेगी अगर आप समझ के चीजों को करोगे। और जो चीज हम समझ के करते हैं वो चीज हमें ज्यादा दिन तक याद रहती है, और जो चीज हम रटते हैं, क्योंकि हमारा जो मेमोरी कार्ड है ब्रेन के अंदर वो फिक्स है, उसमें आप अगर भरते जाओगे तो वो पीछे का डिलीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसी तरह से ये है, समझोगे तो आपको समझ जो है, क्योंकि उसमें कोई आपकी मेमोरी कार्ड नहीं भर रहा। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड नहीं भरेगा तो फिर आप इजीली जो है अच्छा लगेगा आपको याद करना भी, और उसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और इसके बाद एक बार आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ बेटा, सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो मैं जब भी डालूंगा आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। ग्रुप्स में हो सकता है बाद में डले, तो आप उसको उसी टाइम पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो सेफ रहो, हेल्थी रहो और साथ में अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।